तेलंगाना के गांव के अंदर अचानक से मजदूर, पुलिस वाले और मीडिया का हुजूम खड़े होकर मजदूरों से कहता है कि इस कब्र की खुदाई चालू करो। एक एक कर कई मजदूर पहुंचते हैं, फावड़ा लेकर कब्र को खोदा जाता है। मकसद ये था कि उस कब्र से एक लाश को बाहर निकालना है, जिसे आज से लगभग 4 दिन पहले, जब उसकी खुदाई हो रही थी, उसे लगभग 4 दिन पहले दफनाया गया था। बगल में खड़े होकर बीवी अपने पति की लाश को बाहर आते हुए देख रही थी। उस बीवी के साथ एक और शख्स खड़ा था। जैसे जैसे लाश के करीब मजदूर पहुंच रहे थे, बीवी की धड़कनें बढ़ रही थीं। उसे लग रहा था कि उसके करोड़ों रुपए जो उस कब्र से अगर लाश बाहर आ गई तो उससे दूर हो जाएंगे, वो फिर से गरीब बन जाएगी और करोड़पति बनने का जो उसका सपना था, बचपन से जो उसका जो सपना था, वो टूट जाएगा। और लाश फिर बाहर आती है और लाश आकर पूरी दुनिया को, पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें बीवी एक तरीके से फंसते हुए अंदर चली जाती है। करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन उस लाश की वजह से भारी नुकसान हो गया। एक कहानी इसके साथ और भी है, जहां पर सांप के काटने से आपको करोड़ों का फायदा हो सकता था। और ये जो फायदा किसी और ने नहीं बल्कि घर के बेटों ने सोचा कि अगर हम अपने बाप को सांप से कटवा दें और उसके बाद उन्हें मिलेगा करोड़ों रुपए। क्या है उस पर्दे की पीछे की कहानी? जो आप सांप देख रहे हैं और बगल में जो इंसान है, एक पिता है, और उस पिता को सांप से एक नहीं कई बार कटवाया गया। मकसद ये था कि जब जब पापा को सांप काटेगा, उसके बाद उनके खाते में करोड़ों रुपए आएंगे। लेकिन दोनों कहानी में बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से करोड़ों की कमाई एक लाश की वजह से धराशायी हो जाती है। सांप के काटने के बाद जो करोड़ों रुपए मिलने थे, वो कैसे ऐन वक्त में पूरी कहानी पलटती है और जो करोड़ों रुपए मांगने बेटे आए थे, वही पुलिस के चुंगल में फंस जाते हैं। तेलंगाना का निज़ामाबाद और गांव है बोरगांव। ये जो आपने तस्वीरें देखी अभी, जो दीपक ने आपको दिखाई, जहां पर जो पुलिस वाले हैं मजदूरों के साथ खुदाई कर रहे हैं और उसके अंदर से एक लाश को निकाला जा रहा है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पचाती रमेश की है, जिनकी उम्र 35 साल थी। और जब इस लाश को बाहर निकाला जाता है, तब बगल में खड़ी बीवी बार बार रो रही थी और बार बार कह रही थी कि रहने दो, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, उसकी लाश को बाहर मत निकालो, आप लोग अनर्थ कर रहे हैं। और इसके बाद जब लाश निकलती है तो बीवी का काला कड़वा सच सबके सामने आता है। कुछ भी मैं आपको आगे बताऊं, सबसे पहले इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए और एक परिवार को समझने की कोशिश कीजिए। पति पत्नी है, इनके 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर में आपको दिखेगा कि जो पत्नी सौम्या है, वो अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने गई हैं और तरह तरह की इसकी तस्वीरें अपने हस्बैंड के साथ हैं, जहाँ पर वो अलग अलग तरीके से पॉस्चर दे रही है, अलग अलग तरीके से पोज दे रहे हैं और इन्होंने अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई है। अब तस्वीर देखकर पहली नज़र में किसी को भी लगेगा कि परिवार बहुत खुशनुमा है, पति पत्नी में बहुत प्यार है। लेकिन इसी तस्वीर में जिस कदर सौम्या हंस रही है, उसकी हंसी के पीछे एक कातिल छुपा हुआ है। किस तरह से, तो इसको जानने के लिए आपको करीब करीब 13 साल पहले चलना होगा। दरअसल जो रमेश है, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और तेलंगाना में ही रहने वाला था। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक रोज़ सौम्या से होती है, जो प्राइवेट निज़ामाबाद में ही एक स्कूल है, वहाँ पर टीचर थी। मुलाकात होने के बाद दोनों में प्यार बढ़ता है, प्यार होता है और इसके बाद घर पर बताया जाता है और फिर घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों की लव मैरिज होती है आज से 13 साल पहले। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, इनके 3 बच्चे भी होते हैं, चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन तभी जो सौम्या है, उसके स्कूल के अंदर एक नया फिजिकल एजुकेशन यानी कि जो पीटी का टीचर होता है, वो ज्वाइन करता है। नाम है दिलीप। अब आप दिलीप की भी तस्वीर देख लीजिए। दिलीप जब स्कूल ज्वाइन करता है तो कई टीचर से उसकी मुलाकात होती है, दोस्ती यारी होती है और ऐसे में सौम्या के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है। अब अक्सर जब सौम्या अपने घर से स्कूल जाती, लंच बनाकर ले जाती या कुछ भी ऐसा अलग बनाती, तो वो दिलीप के लिए भी लेकर जाती, क्योंकि इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी।
लेकिन अब ये सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि जो दोस्ती थी ये प्यार में तब्दील हो गई। यानी कि जो सौम्या एक वक्त पर अपने पति रमेश के साथ प्यार में पड़ी थी, उसके साथ उसने लव मैरिज की थी, अब उसको दोबारा प्यार होता है, वो भी दिलीप के साथ जो उसके स्कूल में पीटी टीचर था। अब लगातार, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जब सुबह से लेकर आप यूँ समझिए 7 से अगर स्कूल शुरू होता है तो 3 बजे तक ये लोग साथ ही रहते, वहीं पर टाइम स्पेंड करते, उसके बाद भी अगर कुछ बहाना बनाकर घूमने फिरने चले जाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है सौम्या वो अब दिलीप के साथ बिताने लग गई। और पति जो प्राइवेट जॉब करता था, जब वो शाम को घर आता, रात को घर आता, तो उसे समझ में आता कि उसकी जो पत्नी है वो अब उससे थोड़ा कटी कटी रहती हैं, चीज़ें थोड़ी बिगड़ती जा रही हैं, पत्नी ठीक से बात भी नहीं कर रही। और इस बारे में उसने सौम्या को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन चीज़ें नहीं इस तरह से नहीं समझ पाई। अब होता यह है कि एक रोज़ जो पति रमेश है वो रंगे हाथ सौम्या और दिलीप को अपने ही घर में पकड़ लेता है। वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसे देखकर जो रमेश है उसे गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को समझाता है और इसके साथ ही दिलीप को फटकार लगाता है और कहता है, मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ो, मेरी लाइफ से निकल जाओ, तुम अभी यंग हो, तुम अलग शादी कर सकते हो, अपना नया जीवन बसाओ। और यही बात वो सौम्या को समझाता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, हमें लाइफ में आगे अपनी इस ज़िंदगी को और अच्छा बनाना है, तुम क्यों गलत चक्करों में पड़ रही हो। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उस वक्त तो सौम्या हामी भर देती है, लेकिन इसके बाद वो दिलीप से कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो दिलीप के साथ ही रहना चाहती है। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि दिलीप कहता है कि ठीक है, तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, लेकिन तभी सौम्या मना करती है। सौम्या कहती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो उसके 2 करोड़ रुपए भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। अब 2 करोड़ रुपए कैसे, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शख्स की इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। तो दरअसल जो रमेश है उसने अपने नाम का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था 2 करोड़ रुपए का, और इसीलिए सौम्या कहती है कि देखो, अगर मैं अपने पति को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे मार देते हैं और मारने के बाद वो जो डेथ है वो नेचुरल लगे, कोई भी पता ना लगा पाए कि उसका मर्डर किया गया है, और इसके बाद बड़े ही आराम से मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं भाग चलूंगी, हम लोग कहीं रह लेंगे और हम एक अच्छा जीवन बिताएंगे। अब 2 करोड़ की बात सुन के जो दिलीप था, जो पहले मना कर रहा था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है और प्लानिंग के तहत एक बार नहीं बल्कि सोचिए 2 बार ये अपने पति को मारने की कोशिश करती है। कैसे? तो सबसे पहले ये अपने घर में देखती है कि कुछ इसके पास पैसे हैं कि नहीं है, कुछ पैसों का जुगाड़ करती है और दिलीप से कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करो जिसके पास गाड़ी हो और जो मेरे पति का रोड एक्सीडेंट कर दे, और ऐसा लगेगा कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद हम सेफ रहेंगे और पैसे भी हमें मिल जाएंगे। इसी के तहत, ये प्लानिंग के तहत अगस्त 2025 में ही प्लान करती है, कुछ पैसे देती है सुपारी किलर को और दिलीप के साथ उससे मिलती है और उसे पूरा प्लान समझाती है। लेकिन उस वक्त होता ऐसा है कि वो जब सुपारी किलर जब एक्सीडेंट करता है उस गाड़ी के थ्रू, तो जो स्कूटी थी वो गिरती है रमेश की, और उसमें जो रमेश है वो मरते नहीं हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, उनकी पैर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। इसके बाद रमेश जो है कुछ हफ्ते तक घर पर रहते हैं, रिकवर करते हैं और फिर से अपना ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। हर किसी को लगता है एक नेचुरल सा एक आम एक्सीडेंट था जिसमें वो बाल बाल बच गए। बीवी भी हर किसी के सामने ऐसा ढोंग करती है कि मेरे पति बाल बाल बच गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो अगली योजना तैयार कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अगली प्लानिंग ये सोच रही थी कि किस तरह से मुझे अब पक्की तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारना है, और इसीलिए वो अपनी एक रिंग बेच देती है गोल्ड की, जिसकी कीमत 35,000 रुपये थी। उस 35,000 रुपये को लेती है और यहाँ तक कि दिलीप से कहती है कि तुम एक काम करो, मैंने सोच लिया है और हम उस आधार पर हम उसको मारेंगे, तुम एक काम करो, कुछ लोग की गैंग तैयार करो, कुछ सुपारी किलर्स की, जो आकर मेरे पति को मार दे, प्लान मेरे पास है। दिलीप उसमें उसका साथ देता है और उसी के आधार पर 20 दिसंबर यानी कि पिछले महीने की ही तारीख को तय किया जाता है, 20 दिसंबर 2025 को, और उसी रोज़ यानी कि उसी रात को जो सौम्या है वो अपने हस्बैंड को 10 नींद की गोलियां देती है पानी में मिलाकर। उसके पति को पता भी नहीं चलता, कुछ खाने में मिलाती है, कुछ पानी में मिलाती है, और जब हस्बैंड डिनर कर लेता है, पानी वगैरह पी लेता है, तो उसे अचानक से नींद आती है। और जब वो सोने चला जाता है तो प्लान के मुताबिक सौम्या का प्लान ये था कि इसके बाद जब हस्बैंड सो जाएगा तो देर रात करीब 1-2 बजे के आसपास वो दरवाज़ा खुला रखेगी, जो सुपारी किलर्स हायर किए गए थे वो घर में आएंगे, उसके पति का कत्ल करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ तक कि इनका प्लान था कि घर में कुछ रॉबरी या चोरी डकैती जैसी चीज़ दिखा दें। अब होता ऐसा है कि उस रोज़ जो सुपारी किलर इन्होंने प्लान किए थे उनके साथ
चीज़ें सही नहीं बैठती, वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं और वो घर पर नहीं आ पाते। इसी के लिए सौम्या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, दिलीप को कॉल करती है और फिर आधी रात करीब 2-2:30 बजे दिलीप जो है वो घर पर आता है अपने भाई अभिषेक के साथ। और वहाँ आने के बाद जब वो चेक करता है कि जो रमेश है पूरी तरीके से सो रहा है, गहरी नींद में है, वो बिल्कुल अचेत हो चुका है। इसके बाद ये दोनों बाकायदा एक टॉवल लेते हैं, टॉवल के ज़रिए उसका गला कसने की कोशिश करते हैं। सोचिए, उस टॉवल को लपेटा जाता है रमेश के गले में और एक तरफ से जो सौम्या है वो और एक तरफ से उसका बॉयफ्रेंड दिलीप वो उसको खींचते हैं ताकि उसके पति का जो दम है वो पूरी तरह से घुट जाए और उसकी वहीं पर मौत हो जाए। अब लगातार ये चीज़ें कर रहे होते हैं और तभी जो दिलीप है और जो सौम्या है दोनों देखते हैं कि उसकी सांसें थम गई हैं। जब ये लोग पुख्ता कर लेते हैं कि वो मर गया है, उसके बाद दिलीप और अभिषेक जो साथ में भाई आया था दोनों घर चले जाते हैं और फिर ये जो मैडम है, ये जो पत्नी है, ये अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग की शुरुआत करती हैं। रात में आराम से सोती हैं और सुबह अचानक से उठकर जितने भी नेबर्स थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, यहाँ तक कि जो दिलीप का भाई इजराइल में रहता था उसको इन्फॉर्म किया, घर वालों को इन्फॉर्म किया और बोला कि स्लीप में यानी कि सोते हुए जो रमेश हैं उनको हार्ट अटैक आ गया है और उनकी मौत हो गई है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब परिवार वाले जब इस तरह से वहाँ पहुँचते हैं, जो इनके भाई थे रमेश के इजराइल में रहते थे, उनकी जो पत्नी थी अनीता वो भी वहाँ पर पहुँचती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं, तो हर किसी को यकीन हो जाता है कि हाँ रात में हो सकता है सोते हुए इन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पर उस डेड बॉडी को लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और तभी जो अनीता यानी कि जो इजराइल में रमेश के भाई रहते थे, उनकी जो पत्नी है वो देखती हैं कि गले पे उन्हें कुछ स्क्रैच मार्क या यूँ समझिए चोटिल होने के निशान दिखते हैं उस डेड बॉडी पर। उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है, वो पूछने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उस पर जो सौम्या है वो उन्हें बहलाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर अनीता को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, लेकिन अब उसे ये लगता है कि पहले वो अपने पति से इस बारे में बात कर ले, तब वो पुलिस को इस बारे में जानकारी दे। अब इधर क्या होता है, सौम्या इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा कि हर किसी को बिलीव करा देती है कि उसके पति की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे दफनाया जाता है, जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पर। लेकिन यहाँ पर जो अनीता है जिसको शक हो गया था, वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती है जो इजराइल में थे और बताती हैं कि जो आपके बड़े भाई हैं उनके गले पे मैंने देखा जब उनकी डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था, गले पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है, चोट के निशान है, दबाने के निशान है, मुझे डाउट हो रहा है। इस पर जो वहाँ पर जो उनके पति मौजूद थे इजराइल में, बोलते हैं कि एक काम करो, शाम तक तुम जो भाभी हैं यानी सौम्या है उनको थोड़ा परखो, उनके हाव भाव को देखो, उन पर नज़र रखो और इसके बाद सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन चली जाना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और पूरी कहानी बता देना। अब वो जो पत्नी अनीता है सारी नज़र रखती है, सारी चीज़ें चेक करती है, उसको थोड़ा शक होता है सौम्या पर। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है। 21 तारीख को पुलिस को सारी कहानी बताती है। हर एक कहानी जानने के बाद पुलिस भी तहकीकात करती है इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद 24 दिसंबर को, यानी जो लाश जिसको 20 तारीख को दफनाया गया, आप समझिए मोटे मोटे 3-4 दिन बीत गए, पुलिस वहाँ पहुँचती है, पत्नी को साथ लेकर जाती है और जो बीवी सौम्या थी जिसने पूरा प्लान बनाया था 2 करोड़ रुपए के लिए, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका प्लान शायद फेल हो जाएगा, लेकिन तब भी वो पूरी कोशिश करती है और वो ये बार बार पुलिस से कहती है कि तुम लोग अनर्थ कर रहे हो, एक आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो। लेकिन इसके बाद ये जो आपने विजुअल्स दिखा रही हूँ मैं आपको, इसमें जो पुलिस है उस डेड बॉडी को निकालती है बाहर, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सौम्या का सारा खेल सामने आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबाया गया है और इसके बाद जो सौम्या है जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं तो उसमें दिलीप का पता लगता है, दिलीप को भी उठाया जाता है और जब सौम्या और दिलीप से पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तब वो पूरी कहानी बताते हैं। जो मैंने आपको बताई वो सारी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं। इसके बाद पुलिस ने जो टीवीएस की जो एक स्कूटी थी जिस पर टक्कर मारी गई थी उसे रिकवर किया, कैश जो 35,000 सौम्या ने इकट्ठे किए थे सुपारी किलर्स को देने के लिए वो लिया, वो पुलिस ने रिकवर किया। इसके अलावा जो जितने लोग हैं साथ में, जो भाई था अभिषेक वो भी अरेस्ट हो गया है, 2 लोग और जिन्होंने एक्सीडेंट का पहले साथ दिया था वो लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ पुलिस ने 5 मोबाइल फ़ोन भी पूरे केस में रिकवर किए। और अब सौम्या का जो पूरा सच है वो सबके सामने आ गया कि किस तरह से उसने अपने पति के कत्ल का नाटक किया, अपने पति की मौत को एक नेचुरल डेथ दिखाया और सिर्फ किस लिए, वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए लेना चाहती थी। सौम्या चाहती तो बड़े आराम से अपने हस्बैंड को छोड़ सकती थी, डिवोर्स दे सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ रुपए की मालकिन बनने के लिए, अपनी पति की मौत का तमाशा बनने के लिए इस औरत ने इतना बड़ी एक वारदात को अंजाम दे दिया।
अब यहां पर तो बीवी की बात हो गई, लेकिन बीवी के साथ ही साथ बच्चे भी अगर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपने पिता को सांप से कटवा दें तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल 22 अक्टूबर को तमिलनाडु के तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट में 56 साल के गणेशन, जो एक लैब असिस्टेंट हैं एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, उन्हीं के दो बच्चे हैं। उनका नाम है मोहन राज और हरिकरण। इनके दो बच्चे ने फैसला किया कि पिता के नाम पर हम अलग अलग किस्म के इंश्योरेंस लेंगे। 11 इंश्योरेंस ले रखी थी पूरे फैमिली वालों ने, जिसमें से पिता के नाम पर 4 टर्म इंश्योरेंस था। टर्म इंश्योरेंस से कहने का मतलब जब पिता की मौत हो जाएगी उसके बाद परिवार को मिलने थे 3 करोड़ रुपए। अभी जो 3 करोड़ रुपए के लिए प्लानिंग किस तरीके से की जाती है? दरअसल जो गणेशन जो 56 साल के हैं वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर स्कूल जाते थे, वहां से आकर घर पर रहते थे और उसके सिवा अपने बच्चों से उनकी अच्छी बनती थी, लेकिन बच्चों के दिमाग में पैसा घूम रहा था और इसलिए वो 4 लोगों को हायर करते हैं, एक तरीके से भाड़े पे लेते हैं कि हमारे पिता को तुम्हें सांप से कटवाना है। बालाजी, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, बालाजी है, प्रशांत है, नवीन कुमार है और दिनाकरण नाम के ये जो 4 शख्स हैं, इन्होंने मोहन राज और हरिकरण की मदद की कि उनके पिता को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। सबसे पहले एक कोबरा सांप लेके आया गया और गणेशन के पैर पर जब वो रात में सो रहे थे तो जानबूझकर उस सांप से उनके पैर पर कटवाया गया। लगभग 15 अक्टूबर 2025 का यह वाकया है जब पहली बार अपने पिता को उसी के बच्चे सांप से कटवा रहे थे। सांप से कटवाने के बाद जो सपेरा चली जाता है, इसके बाद जो पिता गणेशन है उनकी हालत खराब होने लगती है। वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती हुई जा रही थी और यहां पर बच्चे जो सच्चाई जानते थे वो पूरी दुनिया को चीख चीख के बता रहे थे, देखो हमारे पापा को सांप ने काट लिया, अब वो खाना नहीं खा रहे, उनकी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन गणेशन स्ट्रांग थे, वो उनकी जो जान थी वो इतनी आसानी से नहीं जा रही थी और बच्चों को यही चीज बार बार खटक रही थी। उन्हें लगा कि सांप के काटने के बाद कम से कम 1 या 2 दिन के बाद उनकी पापा की जो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। 15 अक्टूबर 2025 के बाद दिन आता है 22 अक्टूबर 2025। ये जो फैसला करते हैं कि देखो पहले वाले सांप से तो काम नहीं बना, कोबरा सांप के काटने से कुछ हुआ नहीं, हमें एक और भयानक सांप लाने की जरूरत है। वो एक रैटल स्नेक लाते हैं। कहा जाता है रैटल स्नेक जब भी काटता है तो आदमी के पास बहुत ही कम समय रहता है उसकी जान को बचाने के लिए। जब उसके पिता गणेशन जब रात को सो रहे थे तो ठीक गले पर उस रैटल स्नेक से, जिसकी आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसी सांप से गणेशन के गले पर कटवाया गया और जो सांप जब काटने के बाद इधर उधर भाग जाता है तो ये जो 4 लड़के थे, इन 4 लड़कों ने सांप पर काबू पाया, उसे अपने पास रखा और फिर जहां उन्हें छोड़ना था तो छोड़ दिया। अगली रोज हंगामा मचाना शुरू हुआ कि देखो गणेशन की सांप काटने की वजह से मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये जो चीजें हैं एक तरीके से सांप ने काटा, हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई है। जब ये सारी चीजें खुलकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जब जाती हैं कि देखिए जो उनके बेटे वो कहते हैं कि देखिए हमारे पापा को तो सांप ने काट लिया है और इस वजह से हमें इंश्योरेंस चाहिए, 3 करोड़ रुपए इंश्योरेंस हैं। तो जब इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट थे जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि कई बार इससे पहले भी एक बार सांप ने काटा था और जिस तरीके से सांप ने काटा है गणेशन को वो एक तरीके शक के घेरे में आता है। कैसे? पहला ये जो सांप आप देख रहे हैं ये रैटल स्नेक है। ये रैटल स्नेक खास तौर पे इंडिया में मिलना बेहद मुश्किल है, तो मतलब ये लोकल स्नेक तो नहीं है, किसी ने बाहर से लाके इस सांप को वहां पर रखा है और कटवाया है। सांप के काटने के बाद भी जो बच्चे थे उन्होंने जानबूझकर देरी की पिता को अस्पताल ले जाने में। जब इस चीज की जानकारी एजेंट्स ने पहले पूरी कहानी सुनी समझी और इस चीज को लेकर सीधा आईजी, जो पुलिस की जो आईजी थे तमिलनाडु के, उनके पास जाते हैं, उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। एक एसआईटी की टीम बनाई जाती है जो एक तरीके से जो मोहन राज और हरिकरण है इनकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। तो पता लगा कि बेटे बहुत ज्यादा खुराफाती हैं। 4 दोस्तों से बारे में पता लगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पता लगी और जो सांप लेकर ये रफा दफा करने की जो कोशिश कर रहे थे, पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है और एक बेटे जो खुद कबूलते हैं कि हाँ सर हमने अपने पिता की हत्या के लिए उसके जो पैसे मिलने थे उसके लिए अपने पिता को सांप से कटवाया, वो भी 1 नहीं 2 बार।
अब जब हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे तो हम बताएंगे कि देखिए जो इंश्योरेंस की जो कंपनियां फ्रॉड किस तरीके से होता है, उसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां भी कई बार दावे किए जाते हैं कि वो भी फ्रॉड करती हैं, जो लोग जिनके नाम पे इंश्योरेंस है वो भी कई बार फ्रॉड करते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। नक्सल प्रभावित इलाके में एक बार क्या हुआ था कि एक पैरामिलिट्री का जवान अपने गांव जाता है छुट्टी पर। वहां पर जब वो गांव जाते हैं तो लोग, जो गांव वाले कहते हैं कि अरे आप तो नौकरी करते हो, अच्छी जगह सरकारी नौकरी है, क्या आप हमारी भी मदद कर देंगे? जो पैरामिलिट्री का जो जवान था उसे लगता है कि अरे ये तो मेरी कद काठी का है, मैं इसे बोलता हूं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अब जो गांव के लड़के थे उन्हें लगा कि अरे भैया तो कह रहे हैं कि नौकरी लगा देंगे, वो उनके साथ नक्सल प्रभावित इलाके में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद वो जो जवान है, वो जवान उसे उस इलाके में लेकर जाता है और वहां पर कहता है कि देखो तुम्हें तो फौज में भर्ती होना है, तुम्हें वर्दी पहननी पड़ेगी। और ये जो जवान अपनी वर्दी खुद उस गांव के लड़के को पहनाता है, हर एक बेल्ट, जूते, यहां तक कि जो अपना आई कार्ड था जानबूझकर उसने पॉकेट में उसके छोड़ दिया था। अब होता क्या है कि जब जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसने मौका देखकर अपने गांव के बचपन के दोस्त का गला काट दिया। गला काट कर रोड किनारे जंगल के पास ही अपने दोस्त की जो लाश थी उसको छोड़ दिया। अब याद रखिए आई कार्ड अभी भी जेब के अंदर है। जब वो वहां से फरार हो जाता है, फरार होने के बाद जब पुलिस मौका सीन पर पहुंचती है तो पता क्या लगता है कि अरे ये तो एक फौजी है, ये नक्सल प्रभावित इलाके में काम करता है और हो सकता है नक्सलियों ने मारकर इसे यूं ही छोड़ दिया था। अब क्योंकि जब जांच पड़ताल होती है, कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी। अब उस लाश को लेकर जाया जाता है पोस्टमार्टम हाउस और वहां पर इनकी फैमिली, जो फौजी की जो फैमिली थे, उन्हें बुलाया जाता है और बोला जाता है कि शिनाख्त करके बताइए कि ये क्या आपकी जानने वाली या क्या आपके पति या आपके भाई की लाश है या नहीं। अब यहां पर वो जो पैरामिलिट्री का जवान था उसने इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि उसने अपने भाई को पूरी प्लानिंग बता दी कि देखो मैं अपने गांव के एक लड़की को लेकर जाऊंगा, वहां पे उसकी मैं हत्या कर दूंगा। जब पुलिस शिनाख्त के लिए बुलाएगी तो तुम्हें जाते ही बोल देना है कि मेरे भैया की लाश है। और मैं अपनी बीवी को ये कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीवी जब पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचेगी तो उसकी जो रोने धोने का जो एक तरीके से एक्टिंग होगा या जो उसे लगेगा वो बिल्कुल सच दिखना चाहिए। पुलिस वालों को देख कर लगना चाहिए कि बीवी का जो हालत है उसके पति की लाश देखने के बाद ऐसी हालत हुई है। तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो पुलिस वाले जब भाई और उसकी बीवी को बुलाते हैं तो हर चीज बिल्कुल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन वहीं पर खड़ा एक जो कांस्टेबल था उसे लगा कि ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं कि नक्सलियों ने किसी फौजी का खास तौर पर गला काट दिया हो। अक्सर उन्हें सुनने को यह मिलता है कि गोलियां चला देते हैं, गोलियों से भून दिया, आईडी बम ब्लास्ट मार दिया, ये गला काटने वाली क्या चीज है? तो उस कांस्टेबल का शक था कि जिसकी वजह से केस सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ? जब पुलिस ने उसकी जो हाइट एंड सेंटीमीटर को मापा, पता लगा कि उसके हाइट में थोड़ी बहुत तो डिफरेंस है, क्योंकि जो उसके हेल्थ रिकॉर्ड में, जो पैरामिलिट्री का जो जवान है उसके हेल्थ रिकॉर्ड में हाइट कुछ और थी और ये जो लड़का है जो पैरामिलिट्री के जवान को लगा कि उसी के बराबर की हाइट है, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर नजर आ रही थी। सिर नहीं था, कटा हुआ सिर था, लाश पड़ी हुई थी। यहां पर कांस्टेबल को लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब यहां पर वो जो पुलिस थी, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, उसने बकायदा ये जो बीवी और जो भाई, इन दोनों के घर के बाहर सफेद वर्दी में जवानों को तैनात किया कि कभी ना कभी हो सकता है ये जो जवान कांटेक्ट तो जरूर करेगा। लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन जवान अपने फैमिली को कांटेक्ट नहीं करता। लेकिन 3 महीने बाद अचानक से जब उस जवान के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक में पैसे नहीं बचते हैं, फोन से लेके हर एक चीज टैप की जा रही थी, जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो एक रोज वो अपने घर पर आता है पैसे मांगने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए। अब क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस के कम से कम 50 लाख, बहुत पुरानी कहानी है, उस वक्त 50 लाख रुपए मिलने थे और उस 50 लाख रुपए के लिए उसने अपने गांव के अपने ही बचपन की दोस्त की आहुति दे दी और उसे लगा कि इसकी जानकारी किसी को नहीं लगेगी और इस 50 लाख रुपए में से वो कुछ भाई को हिस्सा देना चाहता था और अपनी बीवी
और खुद किसी शहर में जाकर बस कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन पुलिस वाले उसी के घर के बाद सादी वर्दी में तैनात थे और ये जो शख्स था वो पकड़ा जाता है और पूरी कहानी निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से इंश्योरेंस की कंपनी के साथ फ्रॉड करने का इनका जो मकसद था वो बिल्कुल फेल हो जाता है। अब यहां पर जो चीजें मैं आपको ये सारी चीजें बताने से क्या तुके, देखिए दरअसल होता क्या है कि इंश्योरेंस के लिए कई बार, अभी हाल ही में केस भी आया था जहां पे डीएसपी जब रात के लिए रेकी करने निकल रही थी, तभी उन्होंने देखा, फीमेल डीएसपी थी, कि उनके सामने से एक लोरी ट्रक जो है वो स्पीड में निकलते हुए जा रही है। अब उन्हें लगा कि पुलिस की गाड़ी को देखकर हर किसी को डर लगता है, ये जो ट्रक ड्राइवर इतनी रफ्तार में गाड़ी कैसे भगा रहा है। वो रेडियो में सामने वाले को कहती हैं, जो नाकाबंदी लगा हुआ था, कि देखो एक ट्रक आ रहा होगा, तुम्हें इस ट्रक को रोकने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में है और पुलिस की गाड़ी को देखने के बाद भी वो इतनी स्पीड में कैसे जा सकता है। अब क्योंकि जो मैडम अफसर हैं, अफसर की बात को कैसे टाला जा सकता है, नाकेबंदी पर वो जो ट्रक है उसे रोका जाता है। जो मैडम डीएसपी मैडम थी पीछे से पहुंचती हैं और देखती हैं कि वो ट्रक ड्राइवर से पूछा जाए कि इतनी रफ्तार में भगाने की क्या जरूरत है। अब डीएसपी मैडम की जैसी गाड़ी रुकती है, पूछा जाता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमने भगाया लेकिन ध्यान रखो, चलो ट्रक में दिखा दो ट्रक में क्या क्या चीजें रखी हैं। अब ट्रक की बारी जब आई तो उसमें पता लगा कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जो पुलिस वालों को समझ से परे था। जब इन डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की गई तो पता क्या लगा कि जो गैंग है, ये गैंग क्या करता है कि गांव में जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी अभी मृत्यु होने वाली अगले 4 साल में, 5 साल में, या कोई गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो उनके नाम का इंश्योरेंस कर देते थे। उस इंश्योरेंस के बाद अगर उस बुजुर्ग की मौत हो जाती थी तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला पैसा वो खुद रखते थे और बहुत ही छोटा हिस्सा उनके परिवार को दे दिया जाता था, क्योंकि जो गांव वाले थे कम पढ़े लिखे लोग थे। यहां तक की बात तो ठीक थी, ये जो गैंग था जानबूझकर लोगों का एक्सीडेंट और हत्या करवा देता था। पहले इंश्योरेंस करवाता, फिर उन्हीं लोगों की हत्या और एक्सीडेंट करवाकर उनके जो मोटे पैसे थे वो अपने पास ही रख लेता। तो कुछ इस तरीके से गलती से ही सही उस वक्त जो यूपी पुलिस की जो डीएसपी मैडम थी उन्हें इस पूरे गैंग को उजागर किया और पता लगा कि ये सिर्फ यूपी के अंदर ही नहीं, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर ये जो गैंग है ये एक तरीके से पूरे नेशन वाइड में फैला हुआ है और इस चीज को रोकने के लिए कोई चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तब हमने जांच पड़ताल की कि दरअसल ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ इतनी धोखाधड़ी असल में होती कैसे। देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है कई बार आपके इंश्योरेंस का चीजें बंद कर देती हैं। 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें मान लीजिए आपकी जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार को एक मुश्त पैसे मिल जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस आप जानते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपको मान लीजिए आपको कुछ ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस काम आता है। तीसरा एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो एक बहुत ही कम उम्र से आप चालू कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कहा जाता है कि अगर आपकी मृत्यु होगी तो आपके बाद आपके परिवार को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आसानी से मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वनिता ने आपको जो कहानी बताई पति की, और यहां पर जो गणेशन है इनके टर्म इंश्योरेंस हो रखे थे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इतने मोटे मोटे पैसे अगर मिलेंगे तो उसका प्रीमियम अमाउंट मतलब जो मंथली जो एक तरीके से किराया जाएगा वो भी बहुत मोटा जाता है। अब यहां पर असल में क्या होता है कि कई बार अगर आपके पेमेंट में डिले हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपने शराब पी के एक्सीडेंट कर दिया और आपकी मौत हो जाए तो उस वक्त भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं और तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कि वो जो इंसान है उसे पहले कोई बीमारी हो तो इसी तरीके से इंश्योरेंस के पैसे कम होते हुए चले जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जितनी भी ट्रेंड हमने देखे हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो बच्चे खास तौर पर अपने बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतार देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पापा ने तो टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, पापा मम्मी अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो एक मोटा पैसा उन्हें बड़ी आसानी से मिल सकता है, बशर्ते ये कि उनकी मौत को नेचुरल डेथ दिखाया जा सके और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कलयुग में अगर ये सारी चीजें अगर मैं आप सुनने में बहुत जितना अजीब है, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ चंद नोटों के लिए आप अपने माता पिता को कुछ चीजें से नहीं समझ रहे हैं, बीवी अपने पति के बारे में नहीं सोचती और सिर्फ पैसे और एक अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में सोच रही है, तो कहीं ना कहीं हमें समाज में उन लोगों के लिए और उन लोगों के प्रति
जो असंवेदनशील हो चुके हैं उन्हें झांकने की जरूरत है कि हम अपने समाज को किस ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि अपने आसपास जो भी छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपका कोई फायदा तो नहीं उठाना चाहता, कहीं आपके लिए आपने जो अपने परिवार के लिए जो टर्म इंश्योरेंस लिया, पैसे सोचे कि आपकी मौत के बाद परिवार को पैसे मिल जाएंगे, अगर मान लीजिए आपके बच्चों को पता लग गया, आपकी बीवी को पता लग गया, आपके पति को पता लग गया, आपके भाई को पता लग गया, तो कहीं वहीं आपकी जान की पीछे ना पड़ जाएं, और सिर्फ इसलिए कि नॉमिनेशन में बीवी और माता पिता का नाम हो। तो हमारी कोशिश थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको सावधान करें, सतर्क करें और बताएं कि जिस तरीके से भारत में हमने आपको एक साउथ की स्टोरी बताई, हमने आपको यूपी की स्टोरी बताई, तो नॉर्थ साउथ जो कहते हैं कि विभाजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में इस वक्त इस इंश्योरेंस के ऊपर जो ऐसा जो गंदा खेल चल रहा है, हमें लगा कि आपको उजागर कर कर आप सबको सावधान करने की जरूरत थी। तो इस डिकोडिंग क्राइम में देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।